जो भी क्वेश्चन है लगभग आपके क्लासरूम के ही, अगर आप देखिएगा तो जो भी जितने भी क्वेश्चन अभी बीपीएससी में चाहे हेड टीचर हो या किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो बिल्कुल क्लासरूम के ही है। इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से अगर देखिएगा तो सब समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हमने उस चीज़ को पढ़ाया है और किस रूप में वो क्वेश्चन पूछा गया है। और बार बार क्लास में चर्चा भी मैं करता हूँ कि इस तरीक़ा से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है और आप देखेंगे कि उसी तरीक़ा से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, तो बीपीएससी टीचर का हेड टीचर का जो अभी जस्ट दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट, उसका मैं अभी आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, मैं भी करवाऊंगा, साथ साथ आप लोग भी कीजिएगा। कॉपी कलम निश्चित रूप से लेकर के बैठिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके मैथ के क्वेश्चन को ही अभी डील करूंगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे विच इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से जो है 7वां प्लैनेट कौन सा, एकदम बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के जो पूछे गए हैं इतने आसान हैं कि आप 8 में 6-7 नंबर ला सकते हैं। और आपको पता होगा कि हेड टीचर का जो कट ऑफ जाता है वो 50-55 से ज़्यादा नहीं जाता, मैक्सिमम 60-65 नंबर में ही आपका जो है हेड टीचर का कट ऑफ रहता है। तो आराम से ईजिली मूड में भी कोई जाएगा, क्योंकि ये लोग 8-10 साल एक्सपीरियंस वाले को मौका मिलता है। लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति है लगभग सेम ही है, तो हम मेन रूप से जो जहाँ से कॉन्सेप्ट है, बाकी हिंदी उंदी के जो क्वेश्चन हैं वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है मैथ के सेक्शन को करेंगे, फिर हिस्ट्री के सेक्शन और जनरल साइंस के सेक्शन को आज हम लोग करेंगे, जो कि सबके लिए टफ होता है। वो सेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, बाकी हिंदी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है और आसान पूछे जाते हैं। और इसमें यह है कि आपके हिंदी के भी मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स का जो होता है उसमें हिंदी इंग्लिश के भी मार्क्स उसमें जुटते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और इसी तरीका से 8 क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान सा ही रहता है और सारा कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना भी लिए होंगे या नहीं बना है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको करवाया हुआ है। आप चक्रवृद्धि ब्याज जो मैथ का जो कंटेंट में जाइएगा देखिएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 वर्ष 4 महीने का जो समय है उसमें कितना का इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, 4 महीना यानी पूरे साल का 1/3 भाग हो गया, तो यानी जो दर, चूंकि यहाँ पे दर क्या है, दर वार्षिक है, प्रति वर्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है 4 महीना वर्ष का 1/3 होता है, तो दर भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा अगर 4 महीने के लिए निकालेंगे। बाकी वर्ष के लिए तो आपका जो है 15% तो है ही। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे और ये हमने आपको बताया वही था, 1 + r/100 पर पावर t इंटू 1 प्लस जितना भी है, जैसे 1/3 है पूरे रेट का, चूंकि 4 महीने का है यानी 12 महीने का होता है साल, तो रेट 1/3 हो जाएगा, चूंकि 4 महीने के लिए बोल रहा है इधर, बटे 100। ठीक है, बस इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगा। फिर अमाउंट से आप CI निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन घटाएंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। या तो डायरेक्ट टोटल ओवरऑल में से 1 करके करते हैं, पी कॉमन ले करके, तो उतना हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो P कितना है आपका, 8000, कितना दे दिया है, 8000। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना आपका दिया हुआ है, 15%, कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। वर्ष कितना है, 2 वर्ष, तो 2 यहाँ पे दे देते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो है 4 महीना का है, तो जो रेट है वो क्या हो गया आपका, 1/3 हो गया। तो यहाँ पर जो है 15/3 यानी क्या हो गया, 5 हो गया, 5/100 हो गया। ठीक है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इजीली कट जाता है सब, एकदम इजीली आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिएगा 5 को 20 से काट दीजिए और फिर 5 से काटिए, 5×3 15, 5 20। ठीक है, ये कट गया। अगर आप इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 8000 गुने क्या हो जाएगा, 20 एकम 20 3, 23/20, चूंकि यहाँ 2 पावर में है इसीलिए 23/20, और गुने ये क्या हो गया आपका, 20 एकम 20, 21/20। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो गया, ये कट गया, 23 गुने 21 कीजिए। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा
23 गुने 21 कीजिएगा तो 11,109 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11,109 आ जाएगा। अमाउंट आ गया आपका 11,109। इसमें से आप क्या कीजिएगा कि 8,000 को घटा दीजिए। 11,109, ठीक है। 11,109 में से 8,000 घटा दीजिए, ठीक है। कितना वैल्यू आ गया? तो 11,109 में से कितना घटाना है आपको? 8,000 घटा देना है। तो 9 0, 11 में से 8 गया, सॉरी 1 में से 0 और 11 में से 8 गया 3, तो 3109। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में सेम क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप बना लेंगे। चलिए, मैं पुलिस नहीं हूँ, आप लोग जानते ही कि बिहार में एक अंतिम संस्कार वाला जो कर्म होता है, कोई लोग गुजर जाते हैं तो वही है, ठीक है। तो इसमें सर मुड़ाना ही पड़ता है बिहार में, नहीं। चलिए, लेकिन चलिए आप लोग का क्लास हमने जहाँ तक हुआ कंटिन्यू जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन परसेंटेज का, याद कीजिए जो लोग हमसे पहले पढ़े हुए हैं, TRE 1 TRE 2 में पढ़े हैं, उनको पता होगा। ये सेम क्वेश्चन परसेंटेज में हमने उम्मीदवार वाला करवाया था, प्रतिद्वंदी वाला, मत वाला, ठीक है। आप लोग बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 32। चूंकि पावर में टी जो था 2 था ना, 2 वर्ष 4 महीने के लिए था। ये जो आपने जो यहां पर देखा तो ये 2 वर्ष के लिए था ना, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया? A = P × 1 + R/100 पे पावर टी। टी जो है आपका पूरा वर्ष वाला ये तो होगा ही, और जो उसके बाद का महीना वाला रहता है उसमें आप क्या करते हैं, अगर 4 महीना के लिए है तो R/3, अगर 3 महीना के लिए होगा तो R/4/100। ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला पे हमने पुट करके बैठा दिया बस। अब देखिए रेट कितने दिन का निकालना है? 4 महीना ही है ना, तो वर्ष का 4 महीना कितना हुआ? 1/3 हुआ, तो रेट भी तो 1/3 होगा, क्योंकि वार्षिक रेट दे रखा है ना 15%, तो इसका 1/3 हमने निकाल लिया, बस यही किया, ठीक है। और ये 2 तो होगा ही, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष और 4 महीने के लिए निकालना है, तो 2 वर्ष वाला पावर यहां टी पे 2 दे दिए। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये सेम क्वेश्चन उम्मीदवार वाला परसेंटेज वाला वीडियो आप लोग कंटेंट में देखे होंगे, तो आपको पता होगा ये कैसे बनाया जाता है। जल्दी से आप लोग बना के दिखाइए। तो सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सारा लगेगा कि क्लास का ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। और कट ऑफ इसका जो है हेड टीचर का ना, हेड मास्टर, अगर आप 60 नंबर 65 नंबर ले आइएगा तो इजीली हेड मास्टर के एग्जाम में पास कर जाइएगा। टीचर से ज़्यादा सैलरी होता है हेड मास्टर का, लेकिन उसके लिए बस यही है कि आपको क्या होता है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो अभी आपके पास नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति, चूंकि अभी बीपीएससी में जो भी एग्जाम हो रहा है लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत का ही अंतर रहता है, इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। चलिए 7500 बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये सेम टू सेम आपको पता होगा, हमने आपको करवाया था। एक उम्मीदवार जो टोटल मत का 35% लाता है और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोट से हार जाता है, तो सिंपल सी बात है, जो हारता है वो कितना ला रहा है? 35%। 35% जो हारा कैंडिडेट है वो लाया, तो जो जीता होगा स्वाभाविक सी बात है, चूंकि 100% वोटिंग हुआ है, तो जो जीता होगा 2 ही कैंडिडेट है, तो जो जीता होगा वो 65% लाया होगा, चूंकि 100% होता है कोई टोटल अपने आप का, तो जो जीता होगा वो कितना लाया होगा? तो 100 - 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65। तो जो जीता होगा कैंडिडेट वो कितना लाया होगा? 65% जीतने वाला। तो जीतने वाला से हारा जो है वो कितना वोट से हारा है? 2250। और यही का बीच का जो प्रतिशत का अंतर होगा, जो हारा वो 35% लाया,
जो जीता 65% लाया, यानी जो जीता वो 30% ज्यादा लाया, और इतना वोट से यही 30% किसके बराबर हो गया, 2250 वोट के बराबर हो गया। तो 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो x का 30% करके बना लीजिए, टोटल वोट मान लीजिए, माना कि कुल वोटों की संख्या हो गई x, तो x का 30% 2250 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2250 गुने 100/30 कर लीजिए, ये कट गया, 3 से काटिए, 3 सते 21 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, यानी 7500 वोट। टोटल वोट कितना पड़ गया था, 7500 वोट। सेम टू सेम क्वेश्चन परसेंटेज में अभी भी कंटेंट में वीडियो होगा, देख लीजिएगा, है कराया हुआ कि नहीं कराया, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित। अच्छा, ये तो एग्जाम के बाद मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा सेंड, आप परेशान ना हों। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि एक चीज एनालिसिस करेंगे कि जितना कम कट ऑफ पे इन लोग का सिलेक्शन हो रहा है टीचर वगैरह में, तो आसान आसान क्वेश्चन ही केवल बना लेंगे, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। टफ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, ठीक है, तो उसको छूने की आवश्यकता भी नहीं होगी। देखिएगा आप लोग, हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल आसान रहता है, वो तो आप इजीली जो है कर लीजिएगा। इसी तरीका से आपके भी एग्जाम में जो अभी TRE 3 होगा, उसमें भी इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन रहेंगे, मैथ वगैरह इसी टाइप का। देखिएगा, हमको लगता है 2-4 क्वेश्चन जो प्रीवियस भी मिल जाएगा, और कंटेंट का जो लास्ट का जो 10-20 वीडियो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन करवाया है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। मैं बोल रहा हूं, अगर 8 क्वेश्चन और 5-6 तो सेम टू सेम पैटर्न पे आधारित प्रीवियस ईयर का ही BPSC पूछ दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदा कारक हो जाएगा। अब देखिए, ये AP वाला क्वेश्चन है, AP GP आपको पढ़ाया हुआ क्लास में भी। ये फॉर्मूला आप लोग पता होगा, योग इक्वल टू, जैसे उसमें क्या होता है, SN इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, यही होता है। AP आप लोग अगर 11-12 में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो वीडियो कंटेंट में है AP, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या है कि ये फॉर्मूला है, टोटल योग। अगर मान के चले यहाँ पे योग कितना दिया, 14 पदों का योग कितना दे दिया है, 1050, 1050 लिख लीजिए। SN इक्वल टू n कितना है, 14 है, तो 14/2 कर लीजिए। 2a पहला पद क्या है, यहाँ पे पहला पद ही यहाँ a होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 2 गुने 10, पहला पद भी दे दिया है, 14वां पद भी 14 पद का है, तो 14 - 1 इंटू डी ही आपको निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर d का ही वैल्यू निकालना है, डिफरेंस कितने का है। उसके बाद अपने आप आपका 20वां पद आ जाएगा, 2 सते 14, तो ये 7 हो गया, 10 दूनी 20, और ये क्या हो गया, 13d, 13 इंटू डी हो गया। चलिए 1050 हो गया इधर। ठीक, अब इसको कीजिएगा तो ये 7 दूनी 14, 140 प्लस 93 डी, 91d इक्वल टू 1050। अब इधर आएगा तो 1050 में से 140 घटा दीजिए। इधर बेसिक फॉर्मूला पे ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ रहा है। 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 910 इक्वल टू 91d, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। d इक्वल यानी डिफरेंस क्या है, 10 का है। तो 20वां पद क्या होगा, पहला पद क्या है आपका 10 है, और 20वां पद पूछ रहा है तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होता है। tn इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद 10 है, n भी आपका कितना पद है, 20वां पद पूछ रहा है, 20 - 1 इंटू डी का भी वैल्यू 10 निकाल दिए हैं, तो 10 प्लस 190 यानी क्या हो गया 200, यानी T20 का वैल्यू 20वां पद क्या हो गया आपका 200। 20वां पद क्या हो गया आपका, 20वां पद क्या हो गया 200 हो गया। लेकिन ये उन्हीं को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत कभी AP पढ़े हैं, और क्लास में आपको कंटेंट में AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा अच्छे से करवाया गया है। बस 2 ही फॉर्मूला होता है यहाँ पे, एक कुल पद का योग SN इक्वल टू n/2 इंटू n क्या है, कहाँ तक का पद का योग है,
14 है कि 20 है, वो n हो गया। ए पहला संख्या होता है जहां से शुरुआत होता है, डी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या है वो होता है। बस इस फॉर्मूला पे आधारित अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इसको मंझली ब्रैकेट में कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है और आंसर इसका हो गया आपका 200। ठीक है, आप लोग फिर से प्रयास कीजिएगा, बाकी एपीजीपी करवाया हुआ उसको देख करके एक बार बनाइएगा। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष घट रहा है, जैसे जनसंख्या वाला क्वेश्चन बताए थे, प्रत्येक साल 10% के हिसाब से घट रहा है। तो बाद का दे दिया है 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, तो 6561 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला हमने बताया था, ए बाद का अमाउंट पी इंटू जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज का होता है ना, प्लस करते हैं, तो बस ये चूंकि घट रहा है तो बस यहां पे क्या कर लीजिए आप 1 माइनस r/100 कर दीजिए। ठीक है, कितने वर्षों में, तो टी आपका वैल्यू निकालना है, कितने वर्षों में उतना हो जाएगा टी निकालना है। फाइनल अमाउंट कितना हो जा रहा है, मतलब फाइनल जनसंख्या कितना हो जा रहा है, कुल गैजेट का सॉरी अमाउंट है, तो कुल गैजेट का अमाउंट कितना हो जा रहा है 6561, तो ए हो गया आपका 6561। पी शुरुआत में कितना रहता है 10,000। ठीक है, बटे में 1 माइनस कितने प्रतिशत की दर से घट रहा है, 10% की दर से घट रहा है। यही फॉर्मूला पे बैठा दिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि होता है तब, और ये घट रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6561, इसको इधर ले आइए, बटे 10,000 इक्वल टू ये काटिए, 10 एकम 10, एक 9/10, तो 9/10 पर पावर टी। ठीक है, अब गौर कीजिएगा यहां पर कितना डिजिट है, 1 2 3 4। अगर हम 9/10 पे पावर 4 अगर लिखेंगे इधर, तो ये वैल्यू दे देगा। कर लीजिए गुना, आप नहीं विश्वास है तो 9 गुने 9 गुने 9 को 4 बार गुना कर लीजिए, ये वैल्यू आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यही वैल्यू देगा आपको, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 को 4 बार कीजिएगा 6561 होगा, बटे 10 को 4 बार कीजिएगा गुना, तो 10,000 हो जाएगा। तो यानी ये कट गया बेस, तो टी इक्वल टू क्या हो गया 4, टी इक्वल टू क्या हो गया 4 वर्ष, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। सारा ये सब सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है कंटेंट में। कहां से है, तो परसेंटेज चैप्टर से है। ठीक है, और आप देखे होंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, परसेंटेज चैप्टर हो, एपीजीपी हो, ये सब जरूर आप लोग पढ़िए। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर से, परसेंटेज बार बार पढ़िएगा। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस भी मैं बोलता हूं बार बार, टाइम एंड वर्क भी बोलता हूं बार बार पढ़ने के लिए। ये 4-5 चैप्टर बार बार इसीलिए बोलता हूं कि हर एक बार सेट में वहीं से क्वेश्चन, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया ना, तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, और फिर देखिए ये जो है आपका एपीजीपी का आ गया, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, और रेशियो में भी इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, देखिए बनाइए तो आप लोग, दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। अनुपात दे दिया गति का, स्पीड का, मान के चलिए S1 और एक S2 है, उसका स्पीड का अनुपात क्या है 7:8। अनुपात समानुपात चैप्टर अच्छे से बताए हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ये है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो स्पीड क्या हो गया, चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 400, समय कितना लग रहा है 4, तो क्या हो गया 100, यही हो गया ना। यानी इसकी स्पीड जो S2 की स्पीड है वो कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, आवर में है तो किलोमीटर पर आवर। ये किसका वैल्यू है, तो सेकेंड वाले ट्रेन का, दूसरी ट्रेन का, और रेशियो में उसका वैल्यू क्या है 8 है।
अब पूछ रहा है पहली ट्रेन की गति क्या होगी, यानी 7 का रेशियो निकालना है। तो 7/8 और 8 का मान कितना दे दिया है, 100 दे दिया है। अब इसको 700/8 कीजिए, 700/8 कीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 700/8 निकालिए तो कितना आता है आंसर, आप लोग बनाइए तो। चलिए 700/8 करके निकालिए, कितना आता है। बनाइए, निकाल के बताइए। 700/8 कितना आया, कितना आया आंसर। 700/8 भाग देने बोल रहे हैं, कितना आया 87.5, बिल्कुल सही है। आंसर कितना आ जाएगा आपका 87.5। क्या दिक्कत था, इस तरह का क्वेश्चन रेशियो में भी आपको समझाया गया है। ठीक है, अगर आपको रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू निकाल लिए, तो बस जिसका पूछता है उसको अंश में रखते हैं, जो दिया हुआ है उसको हर में रख के जो वैल्यू दिया हुआ है उससे गुना कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, सबको समझ लगा ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं लगा तो रेशियो चैप्टर जरूर आप लोग पढ़िएगा। रेशियो में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं अच्छे से। ठीक है, और किसी भी बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो मैथ जो बेसिक है वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे प्रशासनिक सेवा हो चाहे सिंपल हो, ये सब आप लोग तैयार करते रहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने टाइम एंड वर्क में करवाया हुआ है। चलिए कोई आदमी इसको बनाइए, 35 नंबर का आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 2p + 3m लिख देते हैं। बेसिक विधि से बता रहे हैं। एक काम को 8 दिनों में, यानी अगर दोनों मिल करके एक दिन का काम कितना करेगी, तो 1/8। ठीक है, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। उसके बाद 3 पुरुष 2 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/7। एक दिन का निकाल लेना है। अब पुरुष या महिला के निकालिए, उसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, तो दोनों बराबर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। ये क्या वैल्यू दे देगा, 6p + 9m, यही होगा ना, 3/8। और ये क्या दे देगा, 6p + 4m = 2/7 दे देगा। माइनस घटाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे, ये कट जाएगा। 9m में से 4m गया तो क्या बचेगा, 5m। 5m, m मतलब महिला लिखे हैं, अब p मतलब पुरुष। 9 में से 4 गया, 5m = 3/8 - 2/7 निकाल लीजिए। m का वैल्यू निकालिए, 8 सत्ते 56, 7 या 21 - 7 8 56, 8 दूनी 16, यानी 5m = कितना हो गया, 5/56। क्या हो गया, 5/56। 5 5 कट गया, m = क्या आ गया आपका, 1/56। m का वैल्यू आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए m, तो p निकल जाएगा, 2p + 3m = क्या था आपका इक्वेशन 1 में, = 1/8। अब m का वैल्यू 1/56 पुट कर दीजिए, 2p + 3 × 1/56 = 1/8। अब उधर जाएगा तो 2p
इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 3/56। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 56, 8 सत्ते 56, 7 में से 3 गया 4, तो 2p इक्वल टू 4/56, तो 2 दूनी 4, तो यानी p इक्वल टू 1/28 आ गया। p का भी मान आ गया, m का भी मान आ गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन का लास्ट में कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, तो 5p प्लस 4m का वैल्यू निकाल लीजिए। 5p प्लस 4m, p का मान कितना निकाले हैं यहां पर देखिए 1/28, तो 5 गुने 1/28 प्लस m का मान कितना निकाले हैं 4 गुने 1/56, इसको कीजिएगा एलसीएम 56 होगा, 28 दूनी 56, 5 दूनी 10 प्लस 4, 14/56, 14 चौका 56, 1/4, यानी एक दिन का काम 1/4 है। तो ये टोटल इसी का रेसिप्रोकल यानी 4 दिन में ये क्या कर लेता है, पूरा काम कंप्लीट कर लेगा दोनों मिलके, यानी 5 पुरुष और 4 महिलाएं। एक दिन का काम आया 1/4, तो 4 दिन में ये क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन प्रोसेस यही है। 5 जो भी है उसका इक्वेशन निकाल के, दोनों का निकाल के जितना कह रहा है उतना निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है 17वां पद कितना है, 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोले, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मान लेते हैं अगर 10वां पद 10 है तो 17वां पद 17 है, यानी सबके बीच में 1-1 का डिफरेंस है। तो उस श्रेणी का अंतर डी निकालने के लिए पूछ रहा है, डी क्या हो जाएगा, 1 का ही अंतर होगा। ठीक है, सत्रहवां पद तो डिफरेंस पूछ ही रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद, ऐसे उतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि बोला है 10वां पद से 17वां पद 7 अधिक है, यानी सबके बीच में 1-1 का डिफरेंस ही होगा, तो वही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से तुरंत बना लेंगे 1, उतना प्रोसेस करने नहीं लगेंगे, टाइम लग जाएगा बिना काम का। अब है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पे क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जो भी ऑप्शन है वो भाग दे करके देखिएगा, जो एग्जैक्ट हो जाए वही यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है 6 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हम 121 से करेंगे तो ये आपका 6 शेष नहीं आएगा। ठीक है, अगर 123 से करेंगे तो ये भाग दे के आपको देखना पड़ेगा। जैसे 123 से हम करके देखते हैं क्या 6 शेषफल आता है इस केस में, तो 123 एकम, ये इसका सबसे आसान है कि ऑप्शन पुट करके ही इस तरह के क्वेश्चन को बना लीजिए। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, अब देखिए 123 को 4 बार से गुना कीजिए, 4 बार में कितना हो जाएगा, 123 चौका 4 तिहाई 12 का 2, बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, कितना हो गया आपका, तो 492। कौन कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ये भी नहीं होगा,
तो अपने आप ये पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये इसमें जो है आपको तीनों पुट कर करके देखना पड़ेगा कि किस में 6 आ जाता है। 127 से भाग देके देखिए, 123 वाला देखिए, देखिए तो बनाइए तो। वो एक दो बार भाग दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। 127 से करके देखते हैं एक बार। मुझे लगता है ये वाला सही होना चाहिए। 127 एकम क्या हो गया, 127। 15 में 7 गया, 8, 5 में 2 गया, 3, ये हो गया। 127 को 3 से कीजिए, ये हो जाएगा 7 का 1, बाकी 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, बिल्कुल ये 6 आ रहा है। तो 127 दिया में आपको आ गया 381, शेषफल क्या आ गया 6। यही बोल रहा है कि किससे भाग देंगे, तो क्रमशः 6 और फिर 237 में भाग दीजिए। 237 में भी 127 से भाग दे के देख लीजिए। 127 एकम 127, 13 में 7 गया 6, ठीक है। तो यहाँ बच गया 9 में 2 गया 7, 76, ये हो गया। फिर आप इसको जो है 7 बार में, 7 तो नहीं होगा 6 बार में 127 छक करके देखिए। 7 का 42 का 2, बाकी 4, 6 दूनी 12, 4 16 का 6, बाकी 1, 6 कम 6 1 7, तो हो तो गया। 6 बार में कितना हो गया आपका 762, यानी 5 शेषफल आ गया। तो यही तो बोला है किससे भाग देंगे कि 6 और 5 आ जाए क्रमशः इसमें। तो बस आंसर पुट करके इसका रिजल्ट आप लोग निकाल लीजिएगा। सबसे आसान विधि यही होगा। हाँ, इसको ऑप्शन से ही बनाइएगा, ठीक है, इसको ऑप्शन से ही बनाना है। चलिए, ये थे मैथ के 8 क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। अब आते हैं जनरल साइंस का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मृत जीवों के अपघटक कौन से हैं जो कि मृत जीवों का अपघटन करते हैं? तो देखिए, वायरस तो नहीं होगा, लेकिन जीवाणु और कवक जरूर अपघटन में भाग लेते हैं। जीवाणु तो लेता ही है, बैक्टीरिया, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, देखिए, वायरस तो जीवाणु अपघटन नहीं कर सकता मृत जीव का। वायरस तो पूरे दुनिया का वायरस अगर एकत्रित किया जाए तो फिर भी वो हमको नहीं लगता 50 ग्राम भी होगा, ठीक है। पूरे दुनिया का सब तरह का वायरस जमा कर दीजिएगा तब भी 50 ग्राम नहीं पूरेगा वो। तो वो अपघटन नहीं करता है, वायरस कभी अपघटक का काम नहीं करता है। काम जीवाणु और कवक जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगर 2 भी आंसर आ रहा है सही तो वो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऑप्शन डी और ई भी आपके पास रहता है, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स के ही डायरेक्ट हैं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लोहे का? एल्युमिनियम का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं। स्टील का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो लोहा में ही, लोहा का एक ही ऑप्शन ही दिया है, नरम लोहा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब भी चुंबक बनता है लोहे का ही बनता है, तो बाद बाकी तो स्टील और एल्युमिनियम है, वो तो होगा ही नहीं। अब नरम लोहा, कठोर लोहा, तो यहाँ नरम लोहा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ऑर्निथोलॉजी, ये बहुत बार आप पढ़े होंगे ऑर्निथोलॉजी के बारे में। ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है,
बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी में लोग कई बार हड्डी मार देते हैं, चूंकि ऑर्थोलॉजी सुनते रहते हैं, तो यहाँ है ऑनॉर्थोलॉजी। ठीक है, ऑनिर्थोलॉजी है और लोग हड्डी मार के आ जाते हैं, जो कि गलत होगा। ये जो होता है आपका ऑनिर्थोलॉजी जो है वो पक्षियों के विज्ञान से संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑर्थोलॉजी सीधे रहता, ये नहीं रहता, तब वो संबंधित होगा हड्डी से। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो यहाँ अनॉर्थो है तो याद रखिएगा पक्षी से। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, सॉरी पत्ती मार दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षियों से। ऑप्शन नंबर सी पक्षियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पक्षियों से। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। अब इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को, ये तो पिछले बार भी करेंट अफेयर्स में हमने इंपॉर्टेंट में भी इसको टिक लगा रखा था, याद कीजिए TRE 1 TRE 2 में पढ़ा रहे थे। तो चूंकि ये जुलाई का जब हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे तो हमने बोला था कि ये जो है आपका चंद्रयान 3 से एक क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। ठीक है, और उसमें बार पूछा भी गया है, 14 जुलाई को यह प्रक्षेपित किया गया था। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 42। फिर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक साल तक के करंट अफेयर्स बीपीएससी पूछता आ रहा है। चलिए, ये सब क्वेश्चन जो है क्लास नोट्स के ही हैं, करंट अफेयर्स में पिछले बार बताया हुआ है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ढंग से हमने बायोलॉजी में बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46। आप लोग बताइए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि जब हमने आपको बताया था और बाह्यस्रावी, दोनों जो स्रावित करता, बहुत अच्छे से इसको समझाया था। जो लोग क्लास किए होंगे बायोलॉजी का जो वीडियो है उसमें जो आपका जितना भी ये ग्रंथि पढ़ाया हूं चैप्टर, उसमें इस चीज की चर्चा किया है हमने। क्या होगा बताइए, क्या होगा आंसर 46 का ए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये पढ़ाया हुआ है क्लास में, अग्नाशय। ठीक है, इसमें बाह्यस्राव नहीं है। देखिए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में अंतर यह है कि एक केवल हार्मोन्स निकालता है, ठीक है, और एक एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकालता है। याद रखिए, जितने भी अंतःस्रावी होंगे केवल हार्मोन्स निकालेंगे, जैसे थायराइड है, TSH, STH, इस तरह का हार्मोन्स निकलता है शरीर का वृद्धि होने का, पानी कंट्रोल होने का। लेकिन जो एंजाइम होता है पचाने का, वो बाह्यस्रावी अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय से जो है आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों, ये ग्रंथि चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप देखेंगे बायोलॉजी के वीडियो में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ये कई बार हमने जोड़ दे के पढ़ाया हुआ है इसको। चलिए, ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9th या 10th क्लास के बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये आप जब पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे 9th या 10th का बायोलॉजी का, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको दिखता होगा। बताइए क्या इसका आंसर होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। कोशिकत्व बिल्कुल नहीं। देखिए, कई लोग कोशिकत्व मारते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अगर पूछेगा ना कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश, ठीक है, मृदा मिट्टी से जल का जो प्रवेश होता है वहां पे ऑस्मेटिक दाब के कारण होता है, लेकिन पौधे के अंदर जो पानी का जो संचरण होता है जल का, वो होता है कोशिकत्व के कारण। ठीक है, लेकिन जो जड़ से, जो जड़ है वो भूमि में रहता है और भूमि से जो पानी खींचता है वो ऑस्मोटिक दाब से ही, प्रेशर से ही वो खींचता है। याद रखिएगा, ऑस्मोटिक दाब अगर जड़ का पूछे तब, ठीक है, अगर पूछे तना से पानी जो है ऊपर तक पौधा में, तो कोशिकत्व वहां पे होगा। लेकिन अगर जड़ से पूछेगा
तो आपको ऑस्मोटिक दाब होगा आंसर, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी को कौन कठोर बना देता है? कठोर पानी में झाग नहीं आएगा। आप चावल पकाएंगे या अनाज जो भी भोजन करते हो वो जल्दी सीझेगा नहीं, पकता नहीं है, उसको कठोर जल बोलते हैं, झाग नहीं देगा। उसमें आखिर क्या हो जाता है? तो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो उपस्थित होता है जल में, जिस कारण से ऐसा होता है। तो पानी में क्या घुलने के कारण वह कठोर हो जाता है पानी, और उसकी विशेषता क्या कठोर हो जाएगी? तो उसमें झाग नहीं आएगा। अगर आप कुछ चीज पकाएंगे भोजन में तो जल्दी पकेगा नहीं। तो CaSCO3 का होल 2, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके कारण पानी क्या हो जाता है आपका? कठोर हो जाता है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। डी क्यों मार रहे हैं 44 का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण जब भी होगा ना तो वो चिपचिपा नहीं होता, सूखा होता, झरते रहेगा। ठीक है, सूखा होता है, चिपचिपा हल्के चिकना ये सब नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता, एकदम सूखा होता है वो। ठीक है, जल परागित पुष्पों में परागकण कैसा होगा? तो सूखा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपको बता ही दिए। अग्नाशय, ऐसे ग्रंथि को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के रूप में मानते हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाले। थायराइड हार्मोन तो निकालता है लेकिन एंजाइम नहीं निकालता है। एंड्रिनल हार्मोन निकालता है, लेकिन इसी के कारण जो है एंड्रिनल ग्रंथि के कारण ही पुरुष का जो शरीर का स्ट्रक्चर है पुरुष के तरह, वो यही एंड्रिनल ग्रंथि के माध्यम से ही निर्धारित होता है मानव शरीर में। ठीक है, अग्नाशय में आपका दोनों होता है। चलिए ये तो आपको चर्चा कर ही दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। देखिएगा इतिहास कितना आसान पूछा है। चलिए ये वाला जो है अभी करंट अफेयर्स का सेशन है। महिला विश्व कप फाइनल किस टीम ने जीता? तो आपको पता ही होगा, अभी पिछले क्लास में करंट में चला था, स्पेन ने महिला जो है ये बताया था हमने, फुटबॉल वाला देख लीजिएगा। पिछले क्लास का, पिछले मंथ का ही जब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे अक्टूबर या नवंबर का, तो ये महिला वाला आया था। महिला, तो ये सब देख रहे हो, वही सब क्लास नोट्स का ही है सारा क्वेश्चन। अगर देखिएगा, चूंकि ये दिसंबर में एग्जाम हुआ था तो नवंबर अक्टूबर वाला क्वेश्चन है जो कि अभी हम आपको करवा रहे हैं। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ अभी चर्चा नहीं करेंगे चूंकि ये आपका बदल जाएगा, और ये सब सेम क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आपका जो है उसमें आपका क्वेश्चन में आपको कराया गया है। और जो भी है जनवरी का भी बचा हुआ है उसको कल ही आपको करवा देंगे। ठीक है, कल ही आपका वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कल हो सकता है कि मैं आपका क्लास जो है 8 या 9 बजे ऑर्गेनाइज करूं, तो आप लोग को लिंक चला जाएगा। अगर उस समय आप एक्टिव नहीं भी होते तो बाद में भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कारणवश जो है मुझे, ठीक है, 5-6 दिन के लिए जाना पड़ सकता है, तो आपका क्लास स्थगित करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो कल आपका करंट अफेयर्स में करा करके ही जाऊंगा। ठीक है, चलिए बाकी जितना पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ क्लास के ही रहते। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बताइए, ये एकदम क्लास का करवाया हुआ है। तो सबसे अधिक लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश का है, भारत का। ठीक है, याद रखिएगा किसका है? तो बांग्लादेश का सीमा है। ये एकदम ज्योग्राफी का 9th क्लास का जो है पहला चैप्टर अगर आप पढ़िएगा तो उसमें ये सब आपको दिखाई दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बता दे रहे ये सब क्वेश्चन कहीं और से नहीं, आपके 9th 10th के ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से जो है ये सब लिया गया है क्वेश्चन। और जो साइंस का क्वेश्चन देखे वो भी आपके 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर से है। ठीक है, तो अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो 9th 10th का जो बेसिक बुक है उसको ज़रूर एक बार रीड
कर लीजिए, टाइम है तो। अब तो टाइम नहीं है, लेकिन जितना हमने करवा रखा है उसको भी अगर आप कर लेते हैं तो सफिशियंट हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव के हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 9th के ज्योग्राफी का। इसमें देखिए ये सब भोपाल और रांची जो दक्षिण में पड़ता है कर्क रेखा के, ठीक है। तो यहां पे आइजोल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है। तो ये थोड़ा अद्भुत क्वेश्चन, थोड़ा डीपली पूछ दिया है। तो इस नदी का नाम है पोनानी नदी, ठीक है। देखिए ये बिहार स्पेशल का है, जलवायु चैप्टर से है कि थॉर्नवेट, कई जो है जलवायु विशेषज्ञ है उसमें एक थॉर्नवेट भी है, उसके अनुसार पूर्वी बिहार का पूछ रहा है, ठीक है। अगर पश्चिमी बिहार का पूछेगा तो ए टाइप का है, अगर पूर्वी पूछेगा तो याद रखिएगा C2 टाइप का है। किस टाइप का जलवायु है थॉर्नवेट के अनुसार पूर्वी बिहार का। तो जो पूरब में पूर्वी जो हिस्सा है खास करके किशनगंज का एरिया, तो वहां पे C2 टाइप का जलवायु है, याद रखिएगा। ये देखिए बिहार स्पेशल का जलवायु चैप्टर का है। अब देखिए ये चंद्रयान 3, ये तो हमने बताया था कि चंद्रयान से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी बताया था कहां से छोड़ा गया था करंट अफेयर्स में। ये आपका TRE 2 में पढ़ाया था वही सब क्वेश्चन। अभी मैं देख रहा हूं कि ये सब सेम टू सेम क्लासरूम के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। श्रीहरिकोटा, जो लोग TRE 2 से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्म, क्या जीवाश्म खत्म होगा तो क्या उसको बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता ना, वो क्या है अनवीकरणीय है जीवाश्म। जैसे पेट्रोलियम, कोयला समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर से तो वो आपका क्या होगा, आप उसको क्रिएट नहीं कर पाइएगा, तो वो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय जो जितना भी यूज करे समाप्त नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या नवीकरणीय है। ये कौन सा किस प्रकार का ऊर्जा हो गया, तो अनवीकरणीय। तो यहां पर आंसर है गैर नवीकरणीय। क्या है, जीवाश्म में किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण। अच्छा है, किस प्रकार के, नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप ही लोग अब सोच के बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए नवीकरणीय होगा कि अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। क्या जीवाश्म ईंधन बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये समाप्त होने का चीज है, तो गैर नवीकरणीय हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और आसान ही अगर आप सही से बना लेते हैं तो उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके 9th क्लास का ही जो आपका ये क्वेश्चन है, पृथ्वी और जो भूमि का जो पर्वत कितना हिस्सा है, ठीक है। तो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का पर्वत का कितना हिस्सा है बताइए। 30%, ठीक है। कितना है, तो 30%, याद रखना है कितना है, तो 30%। 27% ए होगा, 30% है, ठीक है, 30% होगा। अभी जो 2023 का जो वर्ष है उसमें मोटा अनाज वर्ष उसको घोषित किया गया है, ठीक है। क्यों मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है। सूखी सहिष्णु फसल है, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो मोटे अनाज हैं वो कम पानी में भी हो जाते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा पृथ्वी पे घट रही है, जो पृथ्वी के अंदर का जल है। तो उस स्थिति में भविष्य में जो है
जैसे चावल है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पानी की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में जो फसल है, सूखी फसल जो कम पानी में हो जाए, मोटे अनाज, तो वो आगे चल करके भविष्य का फसल, इसीलिए इसको माना जा रहा है। दूसरा कि इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन विटामिन सब रहता है उसमें। तो पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, होता है वो। और पाचन के दृष्टिकोण से भी जो है, जैसे आपका ज्वार बाजरा, ये सब बाजरे की रोटी, ये सब आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो ये बहुत, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब कहिएगा ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, तो आपको पता होगा कि 2023 का वर्ष जो है मिलेट जो फूड्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, वो वर्ष घोषित किया गया था, इसीलिए यहां से ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। जो मोटे अनाज का जो वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया था, तो एक क्वेश्चन डाल दिया, मोटा अनाज भविष्य का फसल क्यों कहा गया है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है पानी की किल्लत हो जाए, कमी हो जाए, तो उस समय जो है मोटे अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उपजाए जाएंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन तो आपके आसान ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन। अब देखिए हिस्ट्री का कितना आसान पूछा है, एकदम आप लोग दौरा दौरा के बनाइएगा, दौरा दौरा के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बनाइएगा आप लोग। चलिए, कई बार चर्चा हम करते हैं, जब गांधी जी लौटे दक्षिण अफ्रीका से तो उनको यहाँ पर एक गुरु मिले थे जिन्होंने बोला था पूरा भारत दर्शन कीजिए पहले। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये क्लास में कई बार हमने चर्चा किया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोखले साहब है। तो गोखले है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी और ई भी ऑप्शन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। डी और ई भी ऑप्शन जाता है बीपीएससी में। कई लोग एबीसी में ही खोजते रह जाते हैं, डी और ई पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जान लीजिए, अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फेल तो निश्चित कीजिएगा, बाद में माथा पीटने से कुछ नहीं होगा। तो बुद्धि विवेक का यूज करना है और अपने ऊपर भरोसा कीजिएगा, बगल वाले के ऊपर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा मेरा बात। चलिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग दोहरा दोहरा के खुद बनाइएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। हिस्ट्री का तो सारा क्वेश्चन तो आप लोग इतने अच्छे से बनाइएगा कि कहीं आपको दिक्कत ही नहीं होगा। बताइए, चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी किसने किया था। चलिए देखिए, दनादन आंसर उधर से भेज रहे हैं। अब देखिए एक कौन आदमी है जो ए भी ऑप्शन मारे हैं, ए एसएन सिन्हा किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, बी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कहां गए थे, लखनऊ अधिवेशन, याद है ना 1916 में, जहां पे गांधी जी से मिले और उनको चंपारण के किसानों की दशा के बारे में बताया। और उनको इधर भी तो जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे तो ये सब इसीलिए हमने पढ़ा है। देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री का ही है, गौर कीजिए। और ये सब अनुभव जब लोग 2-4 बार बीपीएससी में बैठ जाता है तब होता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग जो आपसे जो भी थोड़ा बहुत लेते हैं 400-500 रुपया, वो इसी सब के लिए लेते हैं कि आप जो 5 साल मेहनत कीजिएगा, 5 बार फेल कीजिएगा तो एक बार में ही पास करवा देंगे। एक दिन का भी सैलरी मांगते हैं तो आप लोग को तकलीफ होता है, बोलते रहते कम कीजिए कम कीजिए, ठीक है। अब क्या कम करेंगे हम लोग, ठीक है। 500-1000 रुपया में आपको पढ़ा देते हैं पूरा कोर्स, और जितना चीज़ बता देते हैं लाखों में भी कोई नहीं पढ़ाएगा, जान लीजिए। मैथ पूरा पढ़ा रहे, रीजनिंग आपको पूरा पढ़ा दे रहे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सारा सब्जेक्ट, साइंस जनरल सारा विषय पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, यही क्वेश्चन आ गया, सामने में आ गया, देखिए देखिए इसको, देखिए जरा क्या होगा आंसर, बताइए इसका। लखनऊ अधिवेशन, शब्द गलती कर दिया, यह लखनऊ समझौता लिख दिया है, लिखना चाहिए था लखनऊ अधिवेशन, या समझौता भी कह सकते हैं, चूंकि लखनऊ में जो है कांग्रेस का जो मुस्लिम लिंग था, ठीक है, और जो आपका कांग्रेस है उसके बीच में यहाँ समझौता हुआ है, तो समझौता दे दिया तो घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था और यहीं पे बीजारोपण हो गया था पाकिस्तान बनेगा। चूंकि
सांप्रदायिकता को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में ही कि मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था होगी, जो सांप्रदायिक जो आता है 1919 में, ठीक है, 1909 का जो आपका है, इसको यहां पे स्वीकार कर लिया गया है कांग्रेस के द्वारा। मुस्लिम लीग को समर्थन मिल जाता है। लखनऊ समझौता इसीलिए दे दिया है, लखनऊ अधिवेशन न लिख के क्या लिख दिया, लखनऊ समझौता। तो 1916 देख रहे कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है आपको नहीं, यानी जो भी एग्जाम में बैठे हैं आप देखिए, ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। और हमने क्या बोला था, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, 1857 की क्रांति, ठीक है, बिरसा मुंडा, जनजातीय आंदोलन, ये 10 चैप्टर अगर आप इतिहास में पढ़ लेते हैं ना तो आपको 10 नंबर तो ऐसे ही 10 चैप्टर से आएगा। 100% क्वेश्चन आना ही आना है। फिर से सुन लीजिए, कौन कौन सा, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, ये जो 5-6 चैप्टर अभी हमने बताया उसको अच्छे से गहन अध्ययन करके जाइएगा। 10 क्वेश्चन यहीं से रहते हैं हर एक बार बीपीएससी में, चाहे प्रशासनिक सेवा में बैठिए चाहे किसी में बैठिए। चलिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो आपको पता होगा 1921 में हुआ था, लेकिन चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और उस दिन क्या होता है, थाने में सभी जो सिपाही थे चौरी चौरा के उसको कैद करके कुर्सी में बांध के आग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन यहीं से निलंबित हुआ 1922 में। कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब क्वेश्चन तो गलत नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपको असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ये सब बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल में समझाया हुआ है। कंटेंट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इतना डीपली से बताया कोई नहीं बताएगा आपको, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन कई बार आपको टेस्ट में भी दिया है, 1784 में, और आपके नोट्स में भी दिया हुआ है। 100/100 क्वेश्चन सेम टू सेम आपके नोट्स के हैं सारे क्वेश्चन, करेंट हिस्ट्री के, ठीक है। तो कौन था, विलियम जोन्स, जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पे किया था, बंगाल में 1784 ईस्वी में, विलियम जोन्स, ठीक है। आप देखिएगा नोट्स में एकदम अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है सारे, ये सब सारे क्वेश्चन नोट्स। अब देखिए, उस दिन भी जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे यह क्वेश्चन क्रिएट करेगा बीपीएससी, देखिएगा। और देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हमने, अगर आप पहले भी एग्जाम के पहले का भी वीडियो देखिएगा उसमें भी हमने ये बात बोला था। 1912 का जो पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। अब आप लोग बताइए तो क्या बताए थे आप लोग को, 68 नंबर का आंसर बताइए, तो 68 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, RN मधुलकर। और हमने बताया भी था, कौन बोले, मदन मोहन मालवीय। अरे यार कितना अच्छे से नोट्स देखो बिहार स्पेशल का 1912 में, एकदम पूरा अच्छे से कलर किया हुआ येलो लाइन से, देखो वहां पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। अगर आसान लग रहे हैं तब आप समझिए कि आपकी तैयारी जो है ठीक ढंग से हुई है। अगर भारी लग रहा है तो समझ जाइए आपको एग्जाम में भी बनने वाला नहीं है, पढ़िए। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। तो जब भी भारत छोड़ो में पूछेगा ना, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आप पाएंगे कि पटना में गोलीकांड जो होता है 7 शहीद वाला, वो होता है। लेकिन अगर कोई संगठन की बात करे, स्थापना की बात करे, अस्थाई सरकार की बात करे, तो सीधे जयप्रकाश नारायण के पास जाएंगे, और वो जो उस समय पार्टिसिपेट कर रहे थे भागलपुर के एरिया से कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। कटिहार, भागलपुर, ध्रुव जैसे संगठन है कटिहार में बना, उधर भागलपुर के तरफ, तो जो वहां पे अस्थाई सरकार की गठन कर ली गई थी भारत छोड़ो आंदोलन आजाद दस्ता के द्वारा। तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, यानी वहां के लोगों ने अपना स्थानीय सरकार बना लिया था। तो भागलपुर, पटना चंपारण नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर,
ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, भागलपुर। हाँ, नेपाल भाग गए थे, नेपाल से उन्होंने क्रांतिकारी भागे थोड़े थे, संगठन को चलाने के लिए नेपाल गए थे, भाग क्यों जाएंगे वो। चलिए, हजारीबाग जेल से भागे थे, जेल से भाग करके नेपाल गए थे। चलिए, कोई चोरी किए थे जो भाग गए, शब्द अच्छा बोलिए। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ये 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़िएगा तब पता चलेगा। जनरल हेविट पढ़े थे? नहीं। जनरल कॉलिन कैंपबेल का नाम सुने थे, लेकिन वो बिहार में नहीं किया था। ब्रिटिश सेवा में सेनापति कुंवर सिंह के विरुद्ध इसको नहीं भेजा गया था। ठीक है, ह्यूरोज भी लक्ष्मीबाई में इसका नाम आता है, सर ह्यूरोज का। कैंपबेल, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरे अच्छे से नोट्स में आपको पता होगा, 1857 क्रांति के नोट्स में अच्छे से उसमें पूरा क्लियर किया गया है किस किस के साथ युद्ध हुआ था। तो यहाँ जो ऑप्शन है उसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, नाम जो है डगलस शायद था, डगलस मुझे जहाँ तक कि याद है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी, चूंकि अंग्रेज नाम मुझे भी याद रहता नहीं है उतना। ठीक है, ऑप्शन रहता तो जरूर खोज लेता मैं, डगलस शायद था, देख लीजिएगा एक बार नोट्स में, आपको अच्छे से उसमें शॉर्ट की में भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब लगता है कि यहाँ पे जो है शारीरिक मानसिक व्यक्तिक विकास बुनियादी नींव किस काल में रखी गई, तो ये तो बाल्यावस्था में रखा। ये सब जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का है, क्योंकि ये हेड टीचर का क्वेश्चन था। तो अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको बनने वाला था यही सब था, ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का है। आप लोग सीटेट में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये इजिली आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब को रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल जो है आप लोग को करेंट अफेयर्स, ठीक है, करेंट अफेयर्स का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट करा देंगे जनवरी मंथ का, और भरोसा रखिएगा जुलाई से लेकर के जनवरी तक पढ़ते रहिएगा, रिपीट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो है पटना में ट्रेनिंग में भेज दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा 5-6 दिन अब मैं नहीं यहाँ पे नहीं रहूँगा, अपने जहाँ से मैं आपको लाइव आके पढ़ाता हूँ, तो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहिएगा, सेट प्रैक्टिस मारते रहिएगा। करेंट अफेयर्स कल मैं कंप्लीट करा के जाऊंगा, जनवरी मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, बस उसी को बार बार रिपीट करना है। अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ा हुआ आपने देखा क्वेश्चन सारा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में, और आप मेरा वीडियो सारा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीका के क्वेश्चन मैथ के हमने पढ़ाया है। आपको अंदाज लग जाएगा, सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स के हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो। आप अच्छे से अगर आप देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल ज़रूर आप लोग को मैं नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा कि कितने बजे से क्लास लूँगा। हो सकता है 9 से 10 हो जाए, या 9 से या 8 से हो जाए, तो करेंट अफेयर्स में आपको निश्चित रूप से कल करवा दूंगा। ठीक है, और जो लोग हेड टीचर के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, हेड मास्टर के एग्ज़ाम के लिए, तो वो निश्चित रूप से दिए गए जो लिंक में जो नंबर चल रहा है आपका नीचे में, उससे संपर्क कीजिएगा। तो आपको हेड टीचर का भी जो है पूरा मटेरियल PDF, चूँकि वही सब सेम ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें केवल अलग है, चाइल्ड साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी सिलेबस लगभग सेम ही है। हिंदी इंग्लिश भी बेसिक ही पूछे जा रहे हैं, तो परेशान होना नहीं है, बस उसको करते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, मॉर्निंग में ही लेंगे क्लास।